हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों के समझ में लेके आऊँ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 2, जिसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इससे पहले वाले लेक्चर में अपन लोगों ने समझा था कि आपकी इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, साथ के साथ अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझा था, और इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है ये भी अपन लोगों ने सीखा था। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जब अपन ने आगे डेरिवेशन किया तो हमारे पास में एक रिलेशन आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट में, ठीक है ना। और उस रिलेशन को अपन क्या करेंगे, इधर आगे कंटिन्यू करेंगे और उसको इधर नाम देंगे ओम्स लॉ, ठीक है ना। तो अपनी पहली हेडिंग होगी आज की ओम्स लॉ। आप लोगों को क्या करना है, फटाक से फुर्ती में पेन और नोटबुक लेके आ जाएं और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें। पहला अपन टॉपिक जो हमारे पास में है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आ जाइए, ठीक है ना। आप समझते हैं कि ओम्स लॉ आपका क्या है। समझें कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट में जो रिलेशन था वो मैं इधर लिखता हूं, N(E²) टाउ ए इंटू करंट, ठीक है ना। अच्छा, जिन लोगों को ये रिलेशन नहीं पता है वो लोग क्या करें, पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, देन उसके बाद यहाँ पे आए, तभी आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है बोले? अच्छा, समझते रहना। अब मेरे पास में ये रिलेशन आया था, ठीक है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता भी देता हूँ, यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, जो m जो है वो हमारे पास में क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हालांकि मैंने वहाँ भी मेंशन किया हुआ है। और हमारे पास में जो n जो है वो बोल रहे हैं क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है बोले? अच्छा, तो आप लोग बताइए टाउ क्या है फिर। अच्छा, टाउ बोले कि टाउ है आपका रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, या अपन इसको बोलते हैं टाइम बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इन कॉलिजन, ठीक है ना। टाइम कंज्यूम बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इन कॉलिजन, ठीक है ना। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। अब समझना, माना कि मेरे पास में क्या है, कोई भी एक कंडक्टिंग वायर है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फील दिलाने के लिए इसको बना रहा हूँ, आप देखते रहिए। इसमें करंट हमारे पास में क्या हो रही है, आई पास हो रही है। कोई दिक्कत है तो बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, इधर से करंट पास हुई, इधर से हमारे पास में ये, और इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास में क्या है, स्मॉल l है। और ये मेरे पास में इसका जो क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो हमारे पास में a है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो एरिया जो है वो आपका कौन सा है, क्रॉस सेक्शन एरिया। मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ, नॉर्मल एरिया नहीं है, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया। और आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो आप समझ सकते हैं, ये वाला आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट का ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। अब समझें क्या कि सपोज डेट मैंने क्या किया, अगर हमारे पास में करंट आपकी इस तरीके से पास हो रही है, ठीक है ना। अब सीखना क्या कि यहाँ पे मास क्या है आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो पार्ट जो है लेंथ और एरिया, ये वाला जो पार्ट है समझते रहना। ये जो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डॉटेड कर रहा हूँ, जो पार्ट जो है डॉटेड जो पार्ट है वो बेसिकली आपका है क्या, ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली आपका नेचुरल है, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्टर में क्या है, मतलब मटेरियल में कितने हैं। देन उसके बाद रिलैक्सेशन टाइम का इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वो मटेरियल है। तो समझें, मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाउ, ये हमारे पास मटेरियल की प्रॉपर्टी है। साथ के साथ में एल और ए क्या है हमारे पास में, डायमेंशंस की प्रॉपर्टी है। तो ये वाला जो पार्ट जो है, मतलब एक पर्टिकुलर वायर के लिए या पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए या पर्टिकुलर मटेरियल के लिए आपका एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे को एक बात समझ आ गई क्या, अगर माना कि मैंने क्या किया, इस वाले वायर को एक बैटरी से कनेक्ट किया, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, मतलब इसका पोटेंशियल भी है। अब समझना कि ये जो पार्ट जो है वो हमारे पास में क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। मतलब मैंने इसको क्या बोल दिया, आपका ये पार्ट कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर ये कांस्टेंट है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ क्या कि B प्रोपोर्शनल I, ठीक है ना। अब समझे इसका क्या मतलब हो गया, अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ाता हूँ किसी भी बैटरी का, तो जाहिर सी बात है कि आपकी करंट बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी,
क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे पॉजिटिव क्या होगा, इंक्रीज होगा, और यहाँ पे नेगेटिव इंक्रीज होगा। तो क्या है, पॉजिटिव अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन को, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि अगर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा इधर मूव करेंगे करंट आपकी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? बड़ी बारीकी से, बड़ी शार्पनेस से आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझने, कंसेप्चुअली आपको स्ट्रांग होना है। बात समझ आ रही है या नहीं? अच्छा, कोई पॉइंट रहना नहीं चाहिए बस। तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरे पास करंट इंक्रीज हो रही है। यहां से मेरे को ये डाटा समझ आ गया। अब समझा, अगर मैं प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करता हूं तो मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसको अपन बोलते हैं आर, ठीक है ना। अच्छा, पहली बात तो जो आर जो आया है ये हमारे पास में ये क्या है, ये पहले तो एक कांस्टेंट है, इसको अपन ने बोला कांस्टेंट है, समझते रहना। और ये जो आर जो होता है इसका नाम होता है, ये उसको बोलते हैं रजिस्टेंस, रजिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब समझना, रजिस्टेंस जो है वो आपका है क्या, समझना। जो किसी भी कंडक्टर में अगर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स आपके इस तरीके से ही फ्लो हो रहे होंगे, ठीक है ना। यहां से भी आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फ्लो हो रहे होंगे इस कंडक्टर में। जब इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहां से भी इस तरीके से पास हो रहे हैं, मतलब इस तरीके से फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, हर जगह आपके इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे होंगे कंडक्टर में। तो क्या है कि कोई ना कोई एक कंडक्टर में अगर कोई ना कोई मूव करता है तो उसका अपोज करता है। जैसे कि अगर अपन मूव करते हैं तो एयर रेजिस्टेंस मूव करता है, ठीक है ना। तो किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो उनका क्या होता है, अपोज होता है। और जो अपोज जो हो रहा है वो बेसिकली ये हमारे पास में एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक ऑफ ट्रैकल होता है, ठीक है ना। और जो ऑफ ट्रैकल जो बेसिकली ये है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी इसको क्या करेगा, कोई रोकेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को आगे फ्लो होने से कोई ना कोई रोकता है, और जो रोकता है उसी को अपन बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। जो आपका जो रोकने का जो ऑफ ट्रैकल है उसी का नाम क्या दिया है यहाँ, रेजिस्टेंस। ये बेसिकली क्या करेगा, करंट फ्लो का अपोज करेगा। क्या आपको लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास कांस्टेंट की जो वैल्यू जो आई है आर, ठीक है ना। अगर इसको और इसको अगर अपन कंपैरिजन करेंगे तो मेरे को एक सीधी सी बात समझ आ जाएगी, क्या, जो मेरे पास जो आर जो होगा वो बेसिकली अपने पास क्या आ जाएगा, 2ml अपॉन आ जाएगा NE²। टाओ के ये हमारे पास में टाओ ए, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा कि रेजिस्टेंस जो आर जो है वो हमारे पास ये है। अब आप लोगों को यहाँ से समझ आना चाहिए। पहले तो मैं क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ कि आपका रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब सीखें जो आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका क्या है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, it's a property of material to oppose या off trackle the flow of electric current, ठीक है ना। तो जो रेजिस्टेंस जो है वो आप लोगों को समझ आ गया कि रेजिस्टेंस क्या है। ये बेसिकली आपका क्या है, एक ऑब्स्टेकल है या एक अपोज कर रहा है, किसका, जो करंट फ्लो हो रही है उसका अपोज कर रहा है, ठीक है ना। आप समझे क्या कि मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू ये आ गई। अब सीखना, रेजिस्टेंस बेसिकली मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम आ रहा है। तो ये क्या करेगा, ये आपका मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मटेरियल का जो पार्ट है वो आपका क्या है, मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपका रिलैक्सेशन टाइम है। साथ के साथ में ये क्या कर रहा है, लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है आपका, एक तो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है और आपका क्या कर रहा है, इसकी डायमेंशंस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहां से अपन ने समझ लिया कि हमारे पास में रेजिस्टेंस क्या है, एंड देन अपन समझते हैं कि इसकी जो डिपेंडेंसी है वो क्या है। तो यहां से अपन, जाहिर सी बात है कि यहां पे अपन लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ
द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज डायमेंशन ऑफ द वायर। ठीक है ना। तो यहां से आप लोगों को डिपेंडेंसी समझ आ गया। तो ये रेजिस्टेंस का पॉइंट क्लियर है क्या, कि इसकी बेसिकली आपकी डेफिनेशन क्या है, किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। यूनिट देख लें क्या, चलिए आ जाए लगे हाथ, यूनिट भी समझ लेते हैं। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन ओम, या इसका जो सिंबल होता है वो हमारे पास में इस तरीके का सिंबल होता है, इसको अपन ओम से डिनोट करते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये नीचे वाला पार्ट आया है यानी कैमरे में, जी बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फटाक से फुर्ती में ये हमारे पास यूनिट आ जाएगी, क्या, ओम आ जाएगी। ठीक है ना। अब सीखें कि जो मेरे पास में यूनिट है इसकी ओम। अब आ जाइए कि जो फॉर्मूला जो आया है वो हमारे पास में क्या है, 2ml NE² τ A। ठीक है ना। अब सीखे मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर देता हूं, जो यहाँ पे जो 2 जो है, कुछ बुक्स में आपको 2 नहीं मिलेगा, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 2 है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब यहाँ से जब मैंने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव जब मैंने किया, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा। तो जिन बुक्स में 2 है उन लोगों ने क्या किया है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की ड्रिफ्ट दोनों चार्जेस की वेलोसिटी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसीडर की है। और जिसमें 2 नहीं है उन्होंने सिर्फ नेगेटिव चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसीडर की है, इसलिए उन बुक्स में आपका 2 मेंशन नहीं है। तो आप लोग घबराएं नहीं कि हमारी बुक्स में 2 नहीं है और यहाँ तो हमारे पास 2 है। अपन ने क्या किया है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस को मेंशन करते हुए आगे गए हैं। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, कुछ बुक्स में 2 है, कुछ बुक्स में 2 नहीं है, और 2 है तो क्यों है और क्यों नहीं है तो क्यों है। ठीक है ना, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आ जाएं आगे, समझते हैं कि ये जो है मेरे पास में ये डॉटेड जो पार्ट है, ये जो पार्ट जो है ये आपका मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आपका रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या है, आपकी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। क्योंकि ये जो पार्ट जो है डॉटेड पार्ट, ये केवल आपकी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ये केवल प्रॉपर्टी, मतलब ये मटेरियल पे ही डिपेंड कर रहा है। तो पहले तो मैं इसको लिखता हूं क्या, ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है ना। पहली बात तो क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। दूसरी चीज समझें, अच्छा अगर ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है तो इसका जो नाम जो है इसको अपन बोलते हैं क्या, रो। ये हमारे पास आ जाएगा क्या, 2m/NE² इंटू टाउ। ठीक है ना, ये हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि इसको अपन ने क्या बोला, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बोला। और जो रो जो है इसका जो नाम होता है, समझना, ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है ना। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये हमारे पास में कांस्टेंट है, मतलब रो जो है वो भी आपका कांस्टेंट है। ठीक है ना। जो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, डायमेंशंस पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशंस आपकी है ही नहीं। और रो का जो नाम होता है वो होता है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी इसका नाम होता है। बात समझ आ गई या नहीं आ गई, बोल रहे हैं। अच्छा, तो यहां से जो R का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, R = रो L/A। मेरे पास में यहां से आपका ये फॉर्मूला आ गया। कोई दिक्कत है तो बोले, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते रहना। ये फॉर्मूला जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये पता होना अनिवार्य है जी। अगर आपको नहीं पता है तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है ना। अब सीखें क्या कि जो रजिस्टिविटी जो है, ठीक है ना, वो एक्चुअल में आपका है क्या। ये बेसिकली क्या है, ऊपर मैंने लिखा है, यहां नीचे भी मैं लिख देता हूं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है ना। आप समझें क्या रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में क्या है, सीखें। जो ये अपोज हो रहा है, मतलब करंट फ्लो का जो अपोज हो रहा है, वो बेसिकली क्या है, जो अपोज हो रहा है उसको अपन, जो अपोज कर रहा है किसी भी करंट कंडक्टर में करंट फ्लो होने का, वो बेसिकली क्या है, आपका रेजिस्टेंस है। और वो अपोज कितना हो रहा है वो डिसाइड करेगा क्या, रजिस्टिविटी। ठीक है ना। अपोज हो रहा है किसी भी कंडक्टर में करंट आगे फ्लो होने से, उसको अपन क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे।
और अपोज कितना होगा वो डिसाइड करेगा कि उसकी रजिस्टिविटी कितनी है, ठीक है ना। कितना अपोज होगा वो रजिस्टिविटी डिसाइड करेगी, और अपोज होगा वो रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? अपोज हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी को क्या बोला, रेजिस्टेंस बोला, और कितना अपोज होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, रजिस्टिविटी बोलेंगे। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां से इन दोनों में रिलेशन जरूर आप समझना, ठीक है ना। हर एक पॉइंट समझते हुए चलना। अब आ जाए आगे, ठीक है ना। सीखें कि रजिस्टिविटी क्या है, केवल मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो समझ लें रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, और रजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही बोले? अच्छा, अब सीखें क्या कि यहां से हमें ये समझ आ गया कि रजिस्टिविटी आपका है क्या और किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी समझते हैं। तो यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी सीखते रहना जी, ठीक है ना। अच्छा, ये जो इसकी जो यूनिट जो होती है, अगर मैं यहां से रो की वैल्यू निकालूंगा तो समझना ये रो क्या आ जाएगा, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो इसकी जो यूनिट जो हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ओम इंटू मीटर हो जाएगी। ये आपको भली भांति समझ आना चाहिए, ठीक है ना। ये आपकी यूनिट हो जाएगी। अब सीखें क्या कि जो मेरे पास में जो रजिस्टेंस जो आया है, ठीक है ना, रजिस्टेंस की जो वैल्यू जो आएगी आर इक्वल टू वो हमारे पास आ जाएगी वी बाई आई, ठीक है ना। अगर मैं V को इंक्रीज कर रहा हूं तो करंट भी इंक्रीज हो रही है, मतलब मेरा जो रेशियो जो है वो तो मेरा कांस्टेंट है। यहां से मेरे को एक बात समझ आ गई, सीखें V इंक्रीज किया करंट भी इंक्रीज हुई, तो V बाई आई तो आपका कांस्टेंट रहा ना। अरे बोले कोई दिक्कत है तो बताएं कि कोई दिक्कत नहीं है, तो समझते रहना। अगर V और I अगर आपका कांस्टेंट है तो मैं यहां से एक चीज बोल सकता हूं क्या, कि R बोले तो रजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड I, ठीक है ना। अब समझें जो रजिस्टिविटी है, आप लोगों को ये समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट समझना, जो रजिस्टिविटी है वो केवल मटेरियल की प्रॉपर्टी है। आपका वायर की लेंथ क्या है या उसकी डायमेंशन क्या है या उसकी शेप क्या है उस पर डिपेंड नहीं करती, केवल मटेरियल पर डिपेंड करती है। कि आपका एल्यूमिनियम के लिए आपका ये हो जाएगा, कॉपर के लिए रजिस्टिविटी आपकी ये होगी, और आपका सिल्वर के लिए रजिस्टिविटी आपका ये होगी, आयरन की रजिस्टिविटी आपकी ये होगी, ठीक है ना। अलग अलग कंडक्टिंग वायर के लिए अलग अलग रजिस्टिविटी होती है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे बोले? अच्छा, अब समझना क्या कि जो रजिस्टिविटी जो है वो केवल आपकी क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी है इसका मतलब क्या है, वो इसके डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो रजिस्टिविटी मतलब रो डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना बहुत जरूरी है कि रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड नहीं करते हैं, और रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही हैं, ठीक है ना। और रजिस्टिविटी में क्या रिलेशन है, और इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है और रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह रेजिस्टेंस काम करता है, किस तरह रजिस्टिविटी काम करती है, और किस तरह ये रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस किस तरीके से वेरी होते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी की कहानी यहाँ पे आपकी समाप्त होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें। मैं यहाँ 1 2 3 कर देता हूँ, 1 2 3 आप लोगों का नोट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ छोटी मोटी हेडिंग है उनको भी समझ लेते हैं, आ जाएं। कुछ छोटी मोटी हेडिंग्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको समझ लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे जी।
कपड़ा भी गिर रहा है। हाँ, कहाँ जाओगे भाई तुम हमको छोड़ के। चांद तारों में, रात का टाइम है, बज रहे हैं करीब 12:30, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आ जाएं, अपन लोग तो सीखते रहेंगे जी। अच्छा ठीक है, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपका कुछ पॉइंट्स हैं। पहला जो हेडिंग है वो आपकी है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं क्या, जी, कैपिटल जी से इसको अपन डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और जो कंडक्टेंस होता है वो आपका क्या होता है, 1/r, मतलब 1/ रेजिस्टेंस होता है। किसी भी कंडक्टिंग वायर का कंडक्टेंस जितना ज़्यादा, मतलब उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा है, तो उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, ठीक है ना। केवल आप लोगों को ये समझना है। तो ये हमारे पास में कंडक्टेंस जो है वो आपका क्या होता है, 1/ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। अब आ जाएं, यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस सीखते हैं। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है ना। तो यूनिट जो इसकी जो होगी वो क्या होगा, रेजिस्टेंस की उल्टी होगी, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस का उल्टा का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम है। तो इसको अपन बोलते हैं क्या, ओम को अपन बोल देते हैं क्या, मोहो बोलते हैं, पहली यूनिट है। या अपन क्या बोलते हैं इसको, ओम इनवर्स बोलेंगे, या अपन इस तरीके से इसको डिनोट कर देते हैं। क्या आपको क्लियर है क्या, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस आपको 3 यूनिट पता होनी चाहिए, तीनों आपकी एक ही बात है। क्या बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, बोलें, बिल्कुल आनी चाहिए। दूसरी आ जाइए, दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा है आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, तो समझे कंडक्टिविटी आपका क्या है, पॉइंट सीखते रहना। इसको अपन डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से, ठीक है ना। अच्छा, आ जाएं, जो कंडक्टिविटी जो हमारे पास में जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, 1/ρ, बोले तो 1/ रेजिस्टिविटी होगा। ऑब्वियसली अगर कंडक्टिविटी है तो वहाँ रेजिस्टिविटी आएगी, जिसकी कंडक्टर की कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा है रेजिस्टिविटी उतनी ही कम होगी, ठीक है ना। अच्छा, यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट भी देख लेते हैं। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी आ जाएं, तो इसकी यूनिट क्या होगी, 1/ क्या होगा आपका, ये हमारे पास में क्या होता है, यूनिट, मतलब रो की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है, ठीक है ना। अभी अपन लोगों ने समझा था। तो इसकी जो यूनिट जो होगी वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, या इसको अपन इस तरीके से बोल सकते हैं क्या, मोहो बाई मीटर बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। वो सॉरी, मोहो, इसको अपन ने मोहो बाई मीटर, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि अपन ने क्या किया, ओम को मोहो बना दिया और ये हमारे पास बाई मीटर आ जाएगा। देन उसको बाद इसके अलावा अपन क्या बोल सकते हैं, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है ना, ओम बाई मीटर बोल सकते हैं, मतलब ये आपका अपोजिट, ठीक है ना। आप समझना क्या कि एम को उल्टा मत कर देना, ठीक है ना, इसको डब्ल्यू नहीं बना देना है। बात समझ आ रही है नहीं, ये आपका मीटर ही रहेगा। बात समझ आ रही है नहीं। अच्छा, ये हमारे पास में कुछ यूनिट्स हो गई किसकी, कंडक्टिविटी की। थर्ड अपन एक छोटा सा पॉइंट है, करंट डेंसिटी, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये करंट डेंसिटी। इसको अपन नोट करते हैं जे, और ये हमारे पास में क्या होता है, इसको सीखते हैं, आ जाएं फटाक से फुर्ती में। तो माना कि मेरे पास में कोई भी एक कंडक्टर है, जो कि आपको यहाँ से भली भांति समझ आना चाहिए और दिखना भी चाहिए। क्या नजर आ रहा है, क्या बोला है कि सर बिल्कुल आ रहा है। आप समझते हैं ना, इसमें मेरे पास करंट पास हो रही है आई, ठीक ना। अब सीखें क्या, अगर मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, जो कि आपको यहाँ से नज़र आना चाहिए, अगर इसमें करंट पास हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आपके मूव कर रहे होंगे, जो कि आपको यहाँ से नज़र आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, आपके मूव हो रहे हैं। आप समझे करंट डेंसिटी क्या है, अगर ये पर्टिकुलर एरिया क्या है मेरे पास ए है, तो यूनिट एरिया, ठीक है ना, यूनिट एरिया में जो करंट जितनी ज्यादा मैक्सिमम होगी, मतलब करंट क्या है समझना, करंट हमारे पास में किससे बन रही है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब ये हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट मूव करेंगे,
अपोजिट मूव करेंगे, किसके, करंट के अपोजिट मूव करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा हैं उतनी ही ज्यादा आपकी करंट होगी। तो हम समझते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होती है, तो सीखें करंट, या अपन बोलते हैं इधर इलेक्ट्रिक करंट, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में और लिखने में। इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है, इसको अपन जे बोलते हैं, और ये हमारे पास होती है आई बाई ए होता है। अब सीखें क्या कि एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में करंट जितनी ज़्यादा होगी, मतलब करंट जितनी ज़्यादा होगी, करंट डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी या नहीं होगी, बोले कोई दिक्कत है तो बताएं। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया में, उस वायर की करंट ज़्यादा होगी। अगर उस वायर की करंट ज़्यादा होगी तो उसकी करंट डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अल्टीमेटली क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा फ्लो होंगे एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में, उसकी करंट डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको और समझते हैं, समझते रहना कि माना कि मैंने अगर V वोल्ट की इधर बैटरी अप्लाई की है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मेरे पास में एक एक्सटर्नल फील्ड यहाँ से क्रिएट होता है आपका E, एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट होगा क्योंकि ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो मेरे पास में इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और जितना ज्यादा मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा, मतलब समझना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास में क्या है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास में होगा, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैंने पोटेंशियल को इंक्रीज किया तो मेरे पास में यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, और पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उसी का तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो गए, मतलब ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो ये पॉजिटिव की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में अट्रैक्ट करने की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स भी आपके इंक्रीज हो गए, इसका मतलब आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि आपकी करंट इंक्रीज हो रही है, और करंट इंक्रीज हो रही है मतलब आपकी करंट डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने से। तो मैं डायरेक्टली ये बोल दूं क्या क्या कि मेरे पास में E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, G की है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज किया मतलब आपको पोटेंशियल इंक्रीज किया, पोटेंशियल मतलब ये पॉजिटिव इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए, करंट इंक्रीज हुई, करंट डेंसिटी इंक्रीज हुई, मतलब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जे। क्या समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, बोले बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो समझें, जो हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा रो जे आपका आ जाएगा, तो रो जो है वो आ जाएगा E बाई जे आ जाएगा, ठीक है ना। आपको ये दोनों रिलेशन आपको पता होना चाहिए भली भांति, ठीक है ना। ये दोनों रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सीखें कि मेरे पास E और J। तो समझना क्या, जो रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर या रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल वो इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। यहाँ से आपको समझ आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कितना भी लगा लें आप, करंट डेंसिटी कितनी भी होगी वो आपकी मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं एक बात समझ सकता हूँ क्या, कि पहला जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट डेंसिटी, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आपको यहां समझ आना चाहिए कि रो डज नॉट डिपेंड्स ऑन E एंड J। क्या आप लोग यहां से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। करंट डेंसिटी क्या है भली भांति आपको समझ आना चाहिए। ये जो रिलेशन है ये अपन के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब आ जाइए, इसको फटाक से नोट करें, अपन न्यूमेरिकल्स कुछ कर लेते हैं। तो 1 2 3 में कर देता हूं, 1 2 3 नोट हो चुका है, आगे आ जाए। चलें न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ और अच्छी फील आएगी। तो कैमरा चेक कर लें क्या एक बार चल रहा है या नहीं, चेक कर लेते हैं। चले
कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएं, कैमरा अपना चालू है। चलिए फिर आ जाएं, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल्स आपका क्या है, मेरे पास में आपका कोई भी एक कंडक्टिंग वायर है, जो कि आपको यहाँ से ये नज़र आना चाहिए। ये इस तरीके से वायर दिया है, इसका जो रेजिस्टेंस जो है वो है मेरे पास में कैपिटल आर, इसकी जो लेंथ जो है वो है एल। क्लियर है या नहीं? अब समझे मैंने क्या किया, ये वो जो वायर है इसको मैंने स्ट्रेच किया। जब मैंने इसको स्ट्रेच करूँगा तो इसकी जो लेंथ है वो मैंने क्या कर दिया, 2L के इक्वल कर दी। समझना, अगर जब मैं स्ट्रेच करूँगा, मतलब आटे की लोई को अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ये तो आप जानते हैं। आटे की लोई को खींच के आप पतला हो जाएगा या नहीं, ऑब्वियसली हो जाता है। अब समझें क्या कि इसकी जो लेंथ जो है L डैश वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2L के इक्वल आ गई, ठीक ना। तो आपको बताना है कि इसका जो रेजिस्टेंस जो होगा R डैश, वो आपको बताना है कि इसका जो रेजिस्टेंस R डैश की वैल्यू क्या होगी। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोलें। कोई दिक्कत है तो बताएं, कि कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखते रहना बस, ठीक है ना। आ जाएं, तो मेरे पास में जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, इसकी जो रेजिस्टिविटी जो गिवन है वो हमें गिवन है रो इस वायर की, ठीक है ना। तो मेरे पास में रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में क्या, रो L/A। अब सीखें क्या, अगर मैंने ये वायर को अगर मैंने स्ट्रेच किया है, मतलब वायर मेरे पास यही है, इसको मैंने अगर स्ट्रेच किया है तो मेरे को यहाँ से एक बात समझ आ गई क्या, कि मेरे पास मटेरियल तो सेम है, मतलब मेरा रो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज आपको ये भी समझ आना चाहिए, अगर इस वाले वायर को अगर मैं स्ट्रेच किया है, दोनों को अगर मैं वेट करूंगा तो दोनों का वेट इक्वल आएगा। इससे मेरे को एक बात समझ आ गई क्या, कि इसका वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का वेट तो इक्वल आ रहा है। आप खींचें, तानें, कुछ भी करें, इसको मरोड़ दें, घुमा दें, सर्कल बना दें, सॉलिड बना दें, कुछ भी बना दें आप, ठीक है ना, लेकिन आपका बेसिकली क्या, इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा जब तक कि आप इसको कुछ पार्ट काट करके, कुछ कट करके आप दूर नहीं ले जाएं, ठीक है ना। इसको कट कर देंगे तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, अदरवाइज इसको आप कुछ भी करें इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो मैं एक चीज समझ सकता हूं क्या, पहला जो पॉइंट है रो रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट, पहले अपन ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी हमारे पास में क्या है इधर, कांस्टेंट है। दूसरी चीज आ जाए, दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास में क्या, कि मेरे पास में यहाँ पे वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, मतलब आपका वॉल्यूम जो है वो भी वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मतलब आपका वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब एक चीज समझ सकते हैं क्या, कि मेरे पास में जो R इक्वल टू क्या है, रो L/A जो फॉर्मूला है, अगर मेरे पास एरिया की बात नहीं हुई है, यहाँ केवल लेंथ की बात हुई है, तो मैं क्या करूँ, एरिया को वॉल्यूम बना दूँ क्या, कि सर बना दीजिए। तो आ जाएं, मैंने क्या किया, L से मल्टीप्लाई, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये जो वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, L इंटू A होता है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, V बन जाएगा, तो हमारे पास रो L स्क्वायर बाई आपका V आ जाएगा। अब देखें ये वाला जो पार्ट जो है, डॉटेड जो पार्ट है वो आपका कांस्टेंट आ जाएगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट बोल सकता हूँ क्या, कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आप समझें क्या, सीखते रहना, कि मेरे को R डैश अपॉन R मेरे को चाहिए, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इधर L डैश स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, L आ जाएगा, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, 2। L डैश की वैल्यू कितनी है आपकी, 2L स्क्वायर अपॉन L, ठीक है ना। तो L स्क्वायर से L स्क्वायर खत्म, तो मेरे पास जो R डैश जो है वो आपका आ जाएगा 4R की इक्वल आ जाएगा। आप लोग भली भांति यहाँ से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बोलें, कोई दुख कोई परेशानी आप यहाँ से निहार लें, सिंपल सी कैलकुलेशन है। देखें, मतलब अगर मैं किसी भी लेंथ, किसी भी वायर की अगर मैं लेंथ डबल करता हूँ तो उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अपन क्या करेंगे, उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए चलते हैं तो, ठीक है ना, मतलब उसको स्ट्रेच करते हुए चलेंगे तो। एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, क्या बोलें, अच्छा आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग आ जाएं, और ये आप लोगों को ही डिस्कस करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है, सिंपल है, कि मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है, आप भली भांति यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो रेजिस्टिविटी है वो रो है, और इसका जो रेडियस जो है वो हमारे पास में R है। मैंने क्या किया, इसको कंप्रेस किया। जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हल्का सा इस तरीके की शेप में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा समझना कि इसको जब मैंने कंप्रेस किया तो इसकी जो रेडियस जो R डैश जो था वो हमारे पास रेडियस आपकी आ गई 2R, ठीक है ना।
यहाँ पर जो इसका जो रजिस्टिविटी रो है, रेजिस्टेंस आर है, तो आपको बताना है कि आपका नया जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है या नहीं क्लियर है बोले? नया रेजिस्टेंस बताना है, इसको कंप्रेस कर दिया, मतलब इसको पिचका दिया, पिचकू बना दिया। जब हम पिचकू बना देंगे तो रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। जब मेरे पास रेडियस 2r होगी तो नया रेजिस्टेंस आपको बताना है कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा। बात क्लियर है या नहीं क्लियर है बोले? कोई दिक्कत है तो बताएं, पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करें और आंसर बताएं क्या है। खुद से सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है ना। चलें आ जाएं और मैं डिस्कस करता हूं इसको। तो जो भी आप लोगों को आया है, आप लोग क्या करना है, अपना आंसर टैली करना है। तो समझे, जब मैंने इसको कंप्रेस किया, लेंथ की मेरे पास कोई बात नहीं हुई है, तो मेरे पास जो फॉर्मूला है आर रो एल बाई ए, ठीक है ना। अब समझे मेरे पास में क्या है कि इसकी लेंथ की कोई बात नहीं हुई है, तो लेंथ तो मेरे को नहीं पता, तो लेकिन मेरे को एक चीज पता है, अगर यहाँ से अगर मैं इस वाली शेप में अगर ले जाता हूँ तो रो एंड वी जो है अपने पास में वो कैसा होगा, आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि मैंने इसी वायर को कंप्रेस करके ये बना दिया है, ठीक है ना। ये दोनों चीज अगर मेरे पास कांस्टेंट होगी तो मेरे को वॉल्यूम लेके आना है, तो वॉल्यूम के लिए मैं क्या करूंगा, लेंथ नहीं चाहिए तो लेंथ को एरिया वॉल्यूम बना दूं। क्या बोले कि सर बना दीजिए। तो आ जाए, ए का अपन ने क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया ए का, क्योंकि इधर ए का करेंगे एरिया, मैंने यहाँ पे क्या था, मेरे पास में यहाँ पे लेंथ थी, एरिया नहीं था, इसलिए मैंने एल का मल्टीप्लाई किया था। मेरे पास में यहाँ पर लेंथ नहीं है, इसलिए मेरे को एरिया का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि लेंथ को मैं वॉल्यूम बना रहा हूँ, ठीक है ना। इंटू अपन ऊपर नीचे ए का करेंगे, तो आपका जो एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास इधर लेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या है, आपका ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब जो इसकी रेडियस है, ठीक है ना। आप समझे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा रो बी अपॉन ए स्क्वायर। नया रेजिस्टेंस ये आपका कांस्टेंट है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a स्क्वायर बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ। इसमें कोई दिक्कत तो बोले हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं, समझते रहना और सीखते रहना, है ना, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आ जाए तो मेरे को बताना है आर डैश अपॉन आर इक्वल टू अपन क्या बोल सकते हैं, बोल रहे हैं कि अपन ये बोल सकते हैं क्या, ए स्क्वायर अपॉन ए डैश का स्क्वायर, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है। तो हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये हमारे पास में इधर आर डैश का स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब सीखें क्या, पाई से पाई खत्म, R4 से R4, यहाँ पे समझना कि पाई से पाई अपना खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास में R की पावर 4 अपॉन नीचे क्या बचेगा, R डैश की वैल्यू अपने पास में क्या है 2, मतलब 2R, ये हमारे पास में क्या स्क्वायर। तो समझना R4 मतलब ये हमारे पास में R4 का समझना, ये मेरे पास में क्या है, इसको अपन बोल देते हैं क्या, डायरेक्टली अपन बोल देते हैं क्या, ये अपने पास में होल पावर 4। तो R4 से R4 खत्म, कैलकुलेशन आप लोग खुद से ही कर सकते हैं, ठीक ना। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 16 आएगा या नहीं आएगा, तो इसको अपन बोल सकते हैं ये आपका आ जाएगा 1/16। तो मेरे पास में जो R डैश जो है वो आपका आ जाएगा R/16, मतलब R को अपन क्या करेंगे, इधर उछाल देंगे, तो ये मेरे पास में ये आ गया। इसका मतलब मैं एक चीज समझ सकता हूँ क्या, सीखना कि R जो है वो मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया है। अगर मैंने एरिया को इंक्रीज किया तो मेरा रेजिस्टेंस जो है वो मेरा 16 टाइम डिक्रीज हो रहा है। आप लोग यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं क्वेश्चन से। इसका मतलब आप लोगों को एक बात समझ आनी चाहिए क्या, कि मेरे पास में जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो अपने पास में इन्वर्टर की वायरिंग या अच्छी जो वायर्स होते हैं उसमें क्या होता है, कॉपर्स के कुछ पतले पतले वायर क्या होते हैं, नंबर ऑफ वायर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। वो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आते हैं, मतलब कॉपर के पतले पतले वायर बहुत ज़्यादा नजर मतलब आपके बेसिकली पतले पतले जो वायर होते हैं, नंबर ऑफ वायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। वो इसलिए होते हैं समझना, क्योंकि उसका अपन क्या करते हैं, एरिया इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन मैंने एरिया इंक्रीज कर दिया। जब मैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर दूंगा तो मेरे पास में जो वायर का जो रेजिस्टेंस है, एरिया इंक्रीज किया तो मेरे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से जितनी अच्छी आपकी वायरिंग होती है उसमें आपके कॉपर के उतने ही पतले पतले वायर होते हैं, ठीक है ना। और वो इसीलिए वो वायर क्या होता है, आपका कॉस्टली होता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। अगर आप हाउस की वायरिंग में अगर आप यूज़ करते हो अपने घर में तो आपका रेजिस्टेंस कम है तो पावर कम कंज्यूम होगी। एक टाइम पर आपने क्या किया, स्टार्टिंग में आपने थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया पैसे, ठीक
ठीक है ना। उसके बाद में क्या होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका पावर कम कंज्यूम होगी तो आपका बेनिफिट है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन इजीली यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं, किसके थ्रू, साइंस के थ्रू, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस है, आप लोग क्वेश्चन से कुछ सीख भी सकते हैं और रियल लाइफ में अपन यूज भी कर सकते हैं। आगे आ जाएं और आगे क्वेश्चन करते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फटाक से नोट करें इसको, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलें फिर आ जाइए, नोट कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं, सीखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, मेरे पास में कोई क्यूब है, मतलब कंडक्टिंग क्यूब है, क्यूबिकल सरफेस आपको इस तरीके से दिया गया है, जो कि आप भले ही भांति यहां से समझ और सीख सकते हैं। ठीक है, अब समझना मैंने क्या किया कि इसको यहां से आई करंट पास की, ठीक है ना। इसका जो रजिस्टिविटी है वो आपका रो है, यहां से मैंने आई करंट पास किया, ठीक है ना। इसकी ये हमारे पास में लेंथ जो दी है वो स्मॉल ए है, इसका जो हाइट जो है वो स्मॉल बी है और इसका जो विड्थ जो है वो स्मॉल सी है। अब समझना क्या कि यहां से करंट गई और यहां से आपकी क्या हो रही है, बाहर आ रही है, मतलब ये आपकी करंट इस तरीके से बाहर आ रही है, और यहाँ से जो करंट हमारे पास में इस तरीके से क्या हो रही है, एंटर कर रही है, और इस तरीके से क्या हो रही है, करंट आपकी बाहर आ रही है, और यहाँ से मेरे पास में इस तरीके से बाहर आ रही है, मतलब ये हमारे पास में डॉट और ये करंट, ठीक है ना। ये वाली जो आपकी ये वाली सरफेस है यहाँ से बाहर आ रही है, मतलब ये आपकी जो करंट जो है वो इस तरीके से बाहर आ रही है। इसको अपन बोलेंगे क्या, आउटवर्ड में यहाँ लिख भी देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, आउटवर्ड करंट है। अब सीखें क्या कि इसका आपको बताना है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा कि अलग अलग फेसेस के लिए रेजिस्टेंस निकाल लूंगा और सबको ऐड कर दूंगा, तो हमारे पास में क्या क्यूब के लिए रेजिस्टेंस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बोले कोई दिक्कत है तो बताएं, ठीक है ना। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। इतने टाइम, अगर इतने टाइम में मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपको कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए, केवल आप सीखें। मैं आपको फिजिक्स सिखाऊंगा, आई गारंटी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस हर एक कॉन्सेप्ट समझना आ जाए, इसको भी समझना। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं और आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि कितना इजी क्वेश्चन है। अभी आपको बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, आगे आगे देखते रहिए कितना इजी आपको नजर आएगा। समझें कि मेरे को क्या करना है, अलग अलग फेसेस के लिए, इस फेसेस के लिए रेजिस्टेंस निकाल लूं, इस फेसेस के लिए निकाल लूं और आपका इस वाले फेसेस के लिए निकाल लूं, मतलब ये जो आपके दो फेसेस हैं, ठीक है ना। आपका एक जो है ये वाला फेस है, और अगर आप बैठे हैं तो आपका बैक साइड वाला वॉल है, एक ये वाला वॉल, एक बैक साइड वाला वॉल। तो हमारे पास में ये, अगर मैं इसके नाम दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है ना। अब सीखें क्या कि पहले क्या करूंगा, मैं इस वाले फेसेस के लिए रेजिस्टेंस निकालूंगा, मतलब इसमें आपकी करंट पास हो रही है तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, मतलब इस वाले फेसेस का आपका ये एरिया क्या है। इस वाली फेसेस के लिए निकालने की लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ठीक है ना। इस वाली फेसेस के लिए निकालूंगा, फिर इस वाली फेसेस के लिए निकालूंगा, फिर मैं इस वाली फेसेस के लिए निकालूंगा, ठीक है ना। आप लोग समझ सकते हैं, ये फ्रंट एंड बैक, ठीक है ना। अब आ जाएं तो इस वाले फेसेस की अपन बात करेंगे, R13 के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, 13 को हल्का सा डॉटेड कर देता हूं, जिससे कि आप इजीली समझ पाएंगे कि बात किसकी हो रही है। सीखते रहना बस, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाएं तो मेरे को 13 चाहिए, तो मेरे पास में 13 का जो लेंथ जो है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, R रो L/A होता है, R इक्वल टू रो L/A। तो रजिस्टिविटी हमारे पास हर जगह मटेरियल सेम है, कॉन्स्टेंट ही होगी। अब जो लेंथ जो है, यहाँ से करंट गई और यहाँ से बाहर निकली, लेंथ हमारे पास ये आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा रो, और ये लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल a, और इसका जो एरिया जो होगा, एरिया क्या होगा समझना, ये एरिया मतलब ये वाली प्लेट्स का एरिया, मतलब इस तरीके से करंट आपकी ये पास हो रही है, ठीक है ना, मतलब इसका एरिया, तो इसका बेसिकली क्या, हाइट एंड इसकी बेड्थ, ठीक है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, BC हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा BC आ जाएगा, ठीक है ना, R1 का रेजिस्टेंस। देन उसके बाद में अपन क्या करेंगे, 2 और 4 के लिए बात करेंगे, इस वाली फेस के लिए बात करते हैं।
2 और 4 के लिए। तो मेरे पास में ये फेसेस हैं, ये मैं इधर डॉटेड बना देता हूं जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे पास ये वाली फेसेस हैं, मतलब ये इस तरीके से यहाँ से करंट आपकी जाएगी, इस तरीके से जाएगी करंट, इस तरीके से करंट पास हो रही है, ठीक है ना, ये दो फेसेस हैं, ठीक है ना। और करंट की जो हाइट जो है, मतलब इधर हाइट अपन कौन सी लेंगे, एल जो लेंथ है वो अपन कौन सी लेंगे, वी कंसिडर करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से करंट जा रही है और इसमें से बाहर निकल रही है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आ जाएगा रो, और ये हमारे पास हाइट आपकी यहाँ से करंट गई, अपन वी मेंशन करेंगे तो वी आ जाएगा। और एरिया अपन समझ सकते हैं क्या, अगर ये वाली प्लेट है तो यहाँ से यहाँ तक मतलब इसकी हाइट ये वाली लेंथ इंटू विड्थ आ जाएगा, तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा आपका AC आ जाएगा। तो मेरे पास एरिया ये आ जाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोला है कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाएं, इसका जो हमारे पास में ये डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना, ये मेरे पास आ जाएगा। देन उसके बाद में 5-6 के लिए देखें, 5-6 का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो सीखें 5-6 क्या है, मतलब आपकी करंट इस तरीके से आ रही है, मतलब यहाँ से ये करंट आपकी जा रही है और आपकी बैक साइड वाली जो वॉल है उसमें करंट आपकी जा रही है, ठीक है ना, यहाँ से करंट निकली और बैक साइड वाली वॉल में आपकी करंट जा रही है। तो इस वाले फेसेस का अपन क्या बोलेंगे, एरिया लिखेंगे, ठीक है ना। अब सीखें क्या, अगर मेरे को इस वाली फेसेस का एरिया निकालना है, मतलब ये जो फेस है आपकी, तो ये अपन के पास में जो फेस है इसका एरिया क्या है, सीखें करंट की जो आपकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास यहाँ से निकली और इधर गए, इधर आई, तो मेरे पास विड्थ होगी, ठीक है ना। जो हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास C हो जाएगी, तो हम अपने पास में रो आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, आपकी C हो जाएगी। और एरिया क्या है आपका, मतलब इस वाली फ्रंट का जो एरिया है वो हमारे पास में क्या है, A, और इसकी हाइट लेंथ इनटू हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका AB आ जाएगा, मतलब एरिया जो है आपका वो आपका AB आ जाएगा। एरिया में आपको फिर से एक बार बता देता हूं, समझना कि एरिया जो है मेरे पास में, एरिया मेरे पास में ये वाला एरिया है, ठीक है ना। ये सीखें किस तरीके से आएगा कि मेरे पास में इसकी जो लेंथ है, ठीक है ना, अगर मेरे को क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए, मतलब इसका मेरे को एरिया चाहिए आपका सामने वाले वॉल का, और यहाँ से अपन क्या हो रहे हैं, बैक साइड वाली वॉल पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास विड्थ आएगा एक तो, और इसकी जो हाइट आएगी वो आएगी। बात समझ आ रही है नहीं, अच्छा समझे कि मेरे को इसका एरिया चाहिए तो हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी, करंट इस तरीके से आपकी बाहर आएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास विड्थ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, एंड देन इसकी लेंथ और हाइट क्या हो जाएगी, मेरे पास में एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा इमेजिन खुद ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप जिस रूम में बैठे हैं, ठीक है ना, सामने वाली वॉल से आपकी बैक वाली वॉल तक आपकी करंट जाएगी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ C हो जाएगा, क्योंकि आपका विड्थ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी, और मेरे पास में क्या हो जाएगी, इसकी हाइट और इसकी लेंथ, मेरे पास हाइट और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, आपका एरिया हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आप लोग खुद से ही डिस्कस करें, ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों के लिए है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसको समझें, और उसी की तरह आपको सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये मैं आपके साथ में डिस्कस नहीं करूंगा, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा ये करंट आपकी गई इस तरीके से, मैं इसकी डायमेंशन भी मेंशन कर देता हूँ। ये है मेरे पास में A, ये है मेरे पास में क्या B, और ये है मेरे पास में क्या C, ठीक है ना। यहाँ से करंट आपकी इस तरीके से जाएगी और यहाँ से आपकी करंट इस तरीके से बाहर निकल रही है, ये आपकी करंट है आई, ठीक है ना। आपको बताना है, रेजिस्टेंस बताना है, और इसकी जो रजिस्टिविटी है वो आपकी रो है। क्या आप लोग क्वेश्चन समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बोले कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे इसको, मैं आपको इसके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है ना। पॉज करके इसको क्वेश्चन करें, ठीक है ना। एरिया और लेंथ आप लोगों को बतानी है किस तरीके से आपकी होगी एरिया और लेंथ, और आपको क्या करना है, मेंशन रखना है कि हमारे पास में किस तरीके से निकालेंगे। मैं आपको यहाँ से अगर करंट यहाँ जाएगी तो लेंथ आपकी ये हो जाएगी, ठीक है ना। एरिया आपका क्या हो जाएगा, AB आपका क्या हो जाएगा, वो BC आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। आप तीनों केसेस के लिए आप फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपको करना है, ठीक है ना। तो समझें, आप आगे बढ़ते हैं। एक आपका ये भी केस है, ये भी याद रखना, आपकी करंट क्या हो रही है, अंदर जा रही है, मतलब आपकी करंट जो है वो आपकी डाउन इनवर्ट करंट है। मतलब मैं आपको ये भी बता दूं, ये वाली जो फेस है, मतलब आपको फेस जो ये है, ये हमारे पास में इनवर्ट है, मैं आपको यही लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसको डिस्कस करें,
और खुद ही सॉल्व करना है। मैंने हालांकि आपको हिंट कर दिया है, अब आपको खुद ही सॉल्व करना है। आ जाएं आगे करते हैं, एक अगले नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, टाइप चेंज करते हैं। अब फटाक से फुर्ती में आप लोग आ जाएं, बस नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं, कुछ धमाकेदार। तो समझना ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं वैसे ये वाला। इसके बाद जो दो क्वेश्चन आएंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके। तो सीखें, ये आपका क्या है। माना कि मेरे पास में कोई भी एक सॉलिड सिलेंडर है, उसके बीच में हमारे पास में एक हॉलो सिलेंडर है, जो कि आपको अभी नजर आएगा। ये मेरे पास में क्या है, आपका एक हॉलो सिलेंडर है। ठीक है ना। अच्छा, आप समझते रहना। ये तो अपने पास में क्या हो गया, सॉलिड हो गया ये वाला पार्ट। सॉलिड में आपका क्या है, एक हॉलो पार्ट है, जो कि आपको इधर मेंशन मैंने किया हुआ है फिगर के थ्रू, सीखें। ये इस तरीके से अपने पास में है, ठीक है, समझते रहना। अच्छा, अब समझें क्या कि रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर, जो रेडियस जो है वो है अपनी क्या, R1, ठीक है ना। रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या है, रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर जो है वो है मेरे पास R2, ठीक है ना। जैसे कि ये अपने पास में R1 है और ये अपने पास में क्या है, R2 है। और इसका जो रजिस्टिविटी है वो हमारे पास में क्या है, रो है। और करंट आपकी इस तरीके से आपकी पास हो रही है, ठीक ना। जब करंट आपकी आई इस तरीके से पास हो रही है तो आपको बताना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या है। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया है, नहीं आ गया? बोले कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ आना चाहिए। भले ही भांति मैं आप लोगों को पहले बता दूं, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो समझ नहीं आएगा आपको कॉन्सेप्ट। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बोले कोई दिक्कत नहीं, आप सीखते रहना। अच्छा, तो आपको रेजिस्टेंस बताना है, क्या इसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। आप समझे, मेरे पास जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है, इधर आपको लेंथ भी इधर मेंशन की हुई है L, तो रो L/A हमारे पास में क्या है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है या नहीं होता है? बोले कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाए आगे। सबसे बड़ा खेल जो इस वाले क्वेश्चन में वो है आपका एरिया। जो यहाँ पे जो एरिया A है वो आपका कौन सा एरिया है, बोले क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है ना। ये वाली बात आपको अगर ये पकड़ ली तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको सिलेंडर का एरिया नहीं निकालना है, आपको जो एरिया जो ए है वो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में जो वायर जो है इसका क्रॉस सेक्शन पार्ट क्या करेंगे, अपन यहाँ से कट करेंगे और अपन यहाँ पे रखेंगे तो वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। मतलब ये आपको कुछ सॉलिड पार्ट ये नजर आएगा, ये ठीक ना। ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। बात समझ आ रही है नहीं। इसकी जो रेडियस जो है वो हमारे पास में R1 है और ये हमारे पास में क्या है, R2 है। और इसमें करंट अगर मैं इसमें इस तरीके से पास हो रही है, मतलब ये हमारे पास में ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें अगर इस तरीके से पास हो रही है तो मैं इसको रखूंगा तो इसमें कैसी इनवर्ट करंट पास होगी। तो हमारे पास में इधर इनवर्ट करंट आपकी इस तरीके से आपकी करंट पास होगी। ये हमारे पास में क्या इनवर्ट है, मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, ये आपकी इनवर्ट करंट है। बात समझ आ रही है नहीं। इसमें अंदर करंट आपकी जा रही है। तो समझें करंट आपकी किस वाले पार्ट में पास हो रही है, केवल इतने पार्ट में पास हो रही है। तो इसका जो एरिया जो अपन लेंगे, मतलब मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस अपन वही एरिया लेते हैं जिस एरिया में आपकी करंट पास हो रही है। तो करंट मेरे पास ये वाला जो सॉलिड जो पार्ट है इसमें तो पास हो रही है करंट। तो मैं जो एरिया जो होगा वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब बड़े वाले का एरिया मतलब R2 का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, पाई R1। मतलब इस वाले एरिया में आपकी करंट पास नहीं हो रही है तो इसको अपन ने माइनस कर दिया, तो एरिया मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस का R1 स्क्वायर। यहाँ पे अपन इसका ये बेसिकली अपन सिलेंड्रिकल सरफेस का अपन एरिया लेंगे, ठीक है ना। सिलेंडर का वो सॉरी आप स्फीयर का एरिया लेंगे, अपन स्फेरिकल सरफेस का एरिया लेंगे, सिलेंडर का एरिया नहीं लेंगे, क्योंकि आपका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ये है और क्रॉस सेक्शन पार्ट आपका ये बनेगा। बात समझ आ रही है नहीं, मतलब ये आपको भली भांति समझ आना चाहिए बस, ठीक है ना। तो ये क्लियर है क्या एरिया। अब आ जाए जो रेजिस्टेंस जो आपका हो जाएगा वो आपका रो L/पाई R2 स्क्वायर माइनस का R1 स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं।
अब जो क्वेश्चन आएंगे वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनको आप सीखें, फटाक से फुर्ती में नोट करें, ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं है, ठीक है ना, पहले ही बोल दिया था मैंने। अब ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सीखते हैं अपन। लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं आपको बड़े धमाकेदार करा रहा हूँ जी, मज़ा ना आए तो बोलना, फील आ जाएगी कि हाँ सर मज़ा आ गया क्वेश्चन करके, ऐसा लगेगा, ठीक है ना। आ जाएं फटाक से फुर्ती में आप लोग आएँ और सीखें कि माना मेरे पास में 2 कंसेंट्रिक हॉलो सिलेंडर हैं, सीखते रहना। और आज ये गेट खुला रह गया है मेरे से, तो यहाँ पर मॉस्किटो बहुत हो गए हैं, कोई बात नहीं, गलती हुई है, पनिशमेंट तो मिलेगा। सही है, सही है, सही है। तो ये अपन मेंशन करते हैं क्या, ये अपने पास में क्या है, कंसेंट्रिक हॉलो सिलेंडर, ठीक है जी। अच्छा, इसका जो लेंथ जो दिया है अपन को L दिया है, इसकी रजिस्टिविटी क्या है, अपनी रो है। यहाँ से आपकी करंट पास हो रही है, करंट आपकी पास हो रही है, आपको बताने कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है ना। आप समझे, अगर मेरे को इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो मेरे को ये नहीं पता है कि इसका जो एरिया जो होगा, मतलब जो करंट जो पास हो रही है वो कितने एरिया में आपकी पास हो रही है, अपने पास में ये कोई डाटा नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा कि कंसेंट्रिक स्फीयर है, नहीं ना, अंदर वाले में पास हो रही है, आपकी बाहर वाले में पास हो रही है, अपन को एरिया को कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि इसका रेडियस भी इधर दिया हुआ है, रेडियस समझें, ये है स्मॉल a और ये मेरे पास में क्या है, स्मॉल b, ठीक है ना। तो अपने पास में नेट जो रेजिस्टेंस जो है उसको फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे कि इसके पास में पोटेंशियल कितना है, और पोटेंशियल कितना है, और करंट अपने पास में आई इधर दिया ही है, ठीक है ना। पोटेंशियल कितना है तो अपन पोटेंशियल फाइंड करेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है और उसके थ्रू अपन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है ना। इधर मेरे को एरिया नहीं पता तो अपन क्या करेंगे, पोटेंशियल निकाल लेंगे अपन और उसके थ्रू क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो मैंने अभी आपको एक रिलेशन बताया था, समझना, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको 2 रिलेशन बताए थे, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है वो आपका क्या है बताएं, रो एंड जे मैंने अभी आपको बताया था। एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास में ये रिलेशन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है हमारे पास में dB अपॉन dr होता है, और जो J जो होता है, J जो है आपका वो हमारे पास में क्या होता है, J इक्वल टू क्या होता है, I/A होता है या नहीं होता है, कोई दिक्कत है तो बोलें, कोई दिक्कत नहीं है, समझते रहना, सीखते रहना। तो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और करंट डेंसिटी हमारे पास में ये है, E और J के अपन इधर वैल्यू प्लेस करेंगे तो मेरे पास में क्या आएगा समझें, dB अपॉन dr इक्वल आपका रो I/A, मतलब मेरे पास A आ जाएगा। अब सीखें कि मेरे पास में जो एरिया जो है वो हमारे पास में क्या, एरिया जो मेरे पास में होगा वो अपना सिलेंड्रिकल सरफेस का, मतलब सिलेंडर का एरिया हो जाएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, 2πRL मेरे पास यहाँ एरिया होगा। अब समझें कि एरिया की वैल्यू अपने पास में क्या है, जो मैंने R जो लिया है, एक पर्टिकुलर रेडियस का सिलेंडर है, उसके पास पोटेंशियल क्या है मेरे पास में, एक छोटा सा पोटेंशियल dB है, तो उसके लिए हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा, 2πRL हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझें जो छोटा सा पोटेंशियल जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, रो I/dr, और इसको मैंने लिखा 2πL इंटू R। अब समझें छोटे सा पोटेंशियल का मेरे पास में क्या हो जाएगा, छोटा सा रेडियस का जो सिलेंडर है उसका एरिया ये है 2πRL, ठीक है ना। तो छोटे से पोटेंशियल का हमारे पास एरिया मतलब ये आ जाएगा 2πRL। तो अगर मैं बोलूंगा पूरे का पोटेंशियल क्या होगा 0 to B, तो मैं बोलूंगा A to B का अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अरे बात समझ आ रही है नहीं, ये आपको जो सांप जैसा जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं आप लोगों को मेंशन कर दूं कि यहाँ पे अपन क्रॉस सेक्शन वाला एरिया नहीं लेंगे, क्योंकि आपका ये हॉलो है, ठीक है ना। अगर ये हॉलो है तो यहाँ पे अपन सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया लेंगे, ठीक है ना। अगर मेरे पास छोटा सा पोटेंशियल मेरे पास में एक पर्टिकुलर 2πRL का सिलेंडर के लिए है, तो A से B में अगर करंट पास होगी, मतलब इनके बीच में अगर करंट पास होती है तो इनके बीच का पोटेंशियल नेट निकाल लेंगे। इसलिए अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये सांप जैसा निशान समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोले हैं कि सर बिल्कुल समझ आ रहा है, इसको अपन जानते हैं। अच्छा ठीक है, अगर जानते हो तो मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखते रहना।
ए टू बी मैंने इसका किया 0 टू बी पोटेंशियल तक का, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास बी पोटेंशियल आ जाएगा, ये अपन रो आई और ये 2 पाई एल अपन बाहर ले लेते हैं। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, डी आर अपॉन क्या हो जाएगा, आर का इंटीग्रेशन मतलब ए टू बी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन बताइए, बोले कि ये हमारे पास होता है एल एन लॉग आर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आपका ये एज इट इज हो जाएगा 2 पाई एल और इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा एल एन और ये हमारे पास आर और इस पर आपकी लिमिट हो जाएगी फाइनल और ये हमारे पास इनिशियल, ठीक है ना। तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, रो आई अपॉन 2 पाई एल और ये मेरे पास अगर लिमिट रखूंगा एल एन बी माइनस का एल एन ए, इसको अपन बोल सकते हैं क्या, एल एन बी बाई ए बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ये अपने पास में फंडा होता है, ठीक है ना। तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, बोले बी बाई आई होता है या नहीं होता है, बोले बिल्कुल होता है। तो अगर वी बाई आई है तो मेरे पास में वी जो पोटेंशियल जो है वो मेरे पास ये आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें करंट का डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो करंट क्या हो जाएगा अपने पास में कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई एल और ये अपने पास हो जाएगा एल एन बी बाई ए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस आपका ये आ गया। कोई दिक्कत है तो बोले। यहाँ पे एक बात समझना, क्या एरिया जो है आपको वो स्फीयर का नहीं लेना है, इधर आपको सिलेंडर का एरिया लेना है, क्योंकि सिलेंडर आपका ए टू बी आपका जो हॉलो सिलेंडर है, ठीक ना, उसमें बेसिकली जो हॉलो जो सिलेंडर है उसका जो ये वाला जो पार्ट है इसमें ही तो करंट पास होगी आपकी। तो इसी का तो बेसिकली अपन क्या रेजिस्टेंस इसी का तो फाइंड करेंगे। ये जो हमारे पास में जो हॉलो जो पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में आपकी करंट पास होगी, तो इसका एरिया अपन कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को ये याद रखना है बस, ठीक है ना। अगर सॉलिड होता तो उसमें अपन क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर करते हैं, मतलब कौन सा वाला, पाई आर स्क्वायर, इसमें अपन यूज करेंगे 2 पाई आर एल, ठीक है ना। आगे आ जाए, गलती नहीं करनी है बस। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जी ये, इसमें आपको फील आ जाएगी। मैंने आपको पहले बोला था 2 आखिरी क्वेश्चन बड़ा अच्छे कराने वाला हूं मैं आपको, जिसमें आपको फील आ जाएगी। आ जाएं। अब रेगुलर शेप के लिए अपन लोगों ने समझ ली कहानी की क्या होती है, कैसे क्या अपन सॉल्व करते हैं। अगर मेरे पास इर्रेगुलर शेप जो दी गई है, इस तरीके की शेप मेरे को दी गई है, ठीक है ना, इर्रेगुलर शेप के लिए क्या होगा कहानी समझते रहना, कि इसमें जो करंट पास हो रही है वो मेरे पास में करंट आपकी आई पास हो रही है और यहाँ से आपकी बाहर निकल रही है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इस शेप में 2 पोजीशन कंसीडर करी, ये पोजीशन नंबर 1 है और ये हमारे पास है पोजीशन नंबर 2। आपको कंपैरिजन करना है 1 और 2 में कि पहली पोजीशन पे आपका ये ज़्यादा होगा या सेकंड पोजीशन में ये ज़्यादा होगा, ठीक है ना। क्या क्या आपको कंसीडर करना है मैं आपको बता देता हूँ। करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, और आपको ये जो कंसीडर करना है वो आपको करना है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। आपको ये सारे पॉइंट्स कंपैरिजन करने हैं 1 और 2 में। बेसिकली क्या होंगे, क्या क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बोले। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है तो बताएं मेरे को आप, कोई दिक्कत नहीं, आप सीखते रहना और समझते रहना। तो अगर मेरे पास में, ठीक है, कंपैरिजन कर लेते हैं, तो करंट अगर यहाँ से पास हो रही है तो यहाँ से अपनी बाहर निकलेगी। तो मेरे को एक चीज समझ आ गया, क्या, अगर करंट का पाथ चेंज नहीं हुआ है तो जितनी करंट यहाँ से जा रही है उतनी ही करंट यहाँ से बाहर निकलेगी। इसका मतलब मैं एक चीज समझ गया, क्या, कि जो आई जो है वो करंट जो होगी वो मेरे पास में कांस्टेंट होगी, ऑफकोर्स कांस्टेंट होगी। जो करंट यहाँ से गई वो यहाँ से बाहर निकली, मतलब आई आपका कांस्टेंट है। तो करंट डेंसिटी अपने पास में क्या हो जाएगी, बोले आई बाई ए हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको यहाँ से समझ आना चाहिए क्या, कि ये वाला पार्ट आपका क्या है, छोटा है, और ये वाला पार्ट क्या है, बड़ा है। आप लोग आराम से भली भांति समझ सकते हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये शेप का दिया गया है, ठीक है ना। इसका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा होगा। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ क्या, कि A2 इज ग्रेटर देन A1, क्योंकि A2 का जो एरिया है आपका क्या हो जाएगा, A2 का जो एरिया है, A2 का जो एरिया है वो आपका क्या हो जाएगा, A1 से कम होगा। आप लोग देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। तो A2 इज ग्रेटर देन A1, इसका मतलब क्या है कि J1 इज ग्रेटर देन J2 होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये इनवर्सली रिलेशन है। Obviously area of 2 is greater than area of 1, ठीक है ना, यहां से आप समझ सकते हैं।
तो मेरे पास में J1 इज ग्रेटर देन J2 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास में क्या है, एक पॉइंट ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है J के। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं क्या कि मेरे पास में अगर J अगर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो E1 इज ग्रेटर देन E2 भी हो जाएगा। ऑफकोर्स होगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझते रहे ना। इसका मतलब क्या है कि अगर ये छोटा पार्ट है तो यहाँ पे जो करंट जो है मतलब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी मतलब इसका एरिया कम है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का मतलब यहाँ करंट ज्यादा होगी। करंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। करंट डेंसिटी का मतलब